जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप डी साइंस मिक्स न्यूमेरिकल के छठे क्लास की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने ग्रुप डी साइंस मिक्स न्यूमेरिकल का 5वां क्लास देखा था, जहां पे हम लोगों ने पिछले ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए फिजिक्स और केमिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करा था। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में भी हम लोग पिछले ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए फिजिक्स और केमिस्ट्री से संबंधित ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहाँ से जाकर के ले सकते हैं। बहरहाल, आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि किसी अम्ल के 0.126 ग्राम की 0.1 N क्षार के 20 मिली के साथ अनुमानित किया गया अम्ल का तुल्यांकी भार है। ऑप्शन दिया हुआ है 63, दूसरा ऑप्शन है 50, तीसरा ऑप्शन है 53, चौथा ऑप्शन है 23। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि कोई अम्ल है जिसका भार 0.126 ग्राम है और इसको 20 मिलीलीटर क्षार के साथ मिलाया जाता है, और जब इसको मिलाया जाता है तब जो विलयन बनता है उसकी नॉर्मेलिटी 0.1 है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि अम्ल का तुल्यांकी भार क्या होगा। मेरे मित्र, आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी, अगर हम लोग तुल्यांकी भार की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? तुल्यांकी भार की, तो इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट वेट कहते हैं। और तुल्यांकी भार इक्वल टू फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते हैं? तो अनुभार बटा n लिखते हैं। यहाँ पे n आपका क्या है? तो गुरुजी, वास्तव में इसको n फैक्टर बोला जाता है। और ये n होता क्या है? तो किसी भी कंपाउंड में या किसी भी कंपाउंड का जो टोटल पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज होता है, टोटल पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज होता है, यानी कि जो कुल धन आवेश और ऋण आवेश होता है, उसी को क्या बोला जाता है? उस यौगिक का n फैक्टर बोला जाता है। और जब भी हम लोग किसी भी यौगिक का तुल्यांकी भार निकालते हैं तो उस यौगिक के अनुभार को n फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं, तो उसका तुल्यांकी भार निकल जाता है। लेकिन आपके क्वेश्चन में न तो यौगिक की चर्चा की गई है और न ही किसी n फैक्टर की चर्चा की गई है। तो सवाल ये है कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो मेरे मित्र, ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। और यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें बेसिकली क्या हो रहा है? तो एक बिलियन बनाया जा रहा है और उस बिलियन में विलय की भार दिया हुआ है, बिलियन का कितना आयतन है वो भी दिया हुआ है, और बिलियन की नॉर्मलता क्या है वो भी दिया हुआ है। और आपसे पूछा जा रहा है कि जिस विलय को आप मिला रहे हैं, यानी कि विलय के रूप में जो यहाँ पे अम्ल है, उसका तुल्यांकी भार क्या होगा? आप कहेंगे सर ये बनेगा कैसे? तो मेरे पहले आपको ये समझना होगा कि यहाँ पे बिलियन कैसे बन रहा है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी अम्ल के 0.126 ग्राम की 0.1 N क्षार के 20 मिली के साथ अनुमानित किया गया है। जब आप किसी क्षार में अम्ल को मिलाएंगे तो वो आपका विलयन क्या होगा? आप कहेंगे सर उदासीन विलयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उदासीन विलयन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि क्षार में अम्ल को मिलाया जा रहा है, जबकि जो आपका क्षार है उसका आयतन कितना दिया हुआ है? 20 मिलीलीटर दिया हुआ है। ध्यान देंगे कि यहाँ पे क्षार में अम्ल मिलाया जा रहा है, तो यहाँ पे आपका विलय क्या होगा? ध्यान में रखिएगा, विलयन जब भी बनेगा तो किससे बनेगा? विलय और विलायक से बनेगा। तो यहाँ पे आपका विलय क्या होगा? तो आप कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे विलय हमारा अम्ल होगा, और अम्ल का भार कितना दिया हुआ है? तो आपके क्वेश्चन में 0.126 ग्राम दे दिया गया है। और साथ ही साथ आपका जो क्षार है उस क्षार के कितने आयतन में मिलाया जा रहा है? तो गुरुजी, क्षार के 20 मिलीलीटर में मिलाया जा रहा है। कितने में मिलाया जा रहा है? 20 मिलीलीटर में मिलाया जा रहा है। तो मेरे मित्र, क्षार के 20 मिलीलीटर में आप 0.126 ग्राम अम्ल को मिला रहे हैं, तो आपका जो यहाँ पे विलयन बनेगा उसका आयतन क्या होगा? तो आप कहेंगे कि गुरुजी, यही जो क्षार का आयतन होगा वही क्या कहलाएगा? विलयन का आयतन कहलाएगा। तो क्या हम लोग यहाँ पे विलयन का आयतन इक्वल टू लिख सकते हैं? विलयन का आयतन इक्वल टू 20 मिलीलीटर लिख सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि जो विलयन बन रहा है उसकी नॉर्मलता कितनी दी गई है? तो गुरुजी, नॉर्मलता को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्वेश्चन में नॉर्मलता 0.1 दिया गया है। और अब आपसे क्या पूछा जा रहा है? अब आपसे पूछा जा रहा है कि जिस अम्ल को आप इसमें मिला रहे हैं उस अम्ल का तुल्यांकी भार क्या है? उस अम्ल का तुल्यांकी भार क्या है, यानी कि इक्विवेलेंट वेट क्या है? आप कहेंगे सर कैसे निकलेगा? तो मेरे मित्र, यहाँ पे आपको विलयन की नॉर्मलता का सूत्र याद रखना होगा,
और ध्यान में रखिएगा कि जब हम लोग विलयन के नॉर्मलता के लिए सूत्र की बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, n इक्वल टू विलय की मात्रा, n इक्वल टू विलय की मात्रा बटा तुल्यांकी भार, बटा तुल्यांकी भार गुना विलयन का आयतन, गुना विलयन का आयतन, और फिर इसको हम लोग 1000 से गुना कर देते हैं। यही क्या होता है, तो गुरुजी नॉर्मलता के लिए सूत्र होता है। और अब आपको आपके क्वेश्चन में विलय की मात्रा दी गई है, विलयन का आयतन दे दिया गया है और तुल्यांकी भार पूछा जा रहा है, जबकि नॉर्मलता भी दिया हुआ है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग यहाँ से तुल्यांकी भार के लिए फॉर्मूला निकालने की कोशिश करें तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर यहाँ पे ये हो जाएगा n इंटू तुल्यांकी भार, n इंटू तुल्यांकी भार गुना विलयन का आयतन, गुना विलयन का आयतन। ध्यान दीजिएगा कि जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर n इंटू तुल्यांकी भार गुना विलयन का आयतन, और साथ ही यहाँ पे कुछ नहीं है, नीचे में तो 1 है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि गुरुजी इक्वल टू क्या हो जाएगा, विलय की मात्रा, विलय की मात्रा गुना 1000। ध्यान देंगे कि यहाँ से जब आप तुल्यांकी भार को बाहर निकालेंगे तो आप क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी तुल्यांकी भार इक्वल टू हम लोग लिखेंगे, तुल्यांकी भार इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे कि ये जो विलय की मात्रा गुना 1000 है ये तो ऊपर चला जाएगा, लीजिए इसको हम लोग ऊपर रख देते हैं। विलय की मात्रा, विलय की मात्रा गुना 1000, ध्यान देंगे बटा क्या हो जाएगा, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी चूंकि यहाँ से तो हम सिर्फ तुल्यांकी भार निकाले हैं, लेकिन यहाँ पे जो विलयन का नॉर्मेलिटी है और जो विलयन का आयतन है वो ऐसे ही है, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका n इंटू विलयन का आयतन, n इंटू विलयन का आयतन। ध्यान दीजिएगा अब आपका ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि जहां भी इस टाइप का प्रश्न मिले तो आप क्या समझेंगे कि अगर क्वेश्चन में विलयन की नॉर्मलता दी गई है और तुल्यांकी भार पूछा जा रहा है तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद आना चाहिए कि विलय की मात्रा बटा तुल्यांकी भार गुना विलयन का आयतन गुना 1000 नॉर्मलता के लिए क्या होता है, सूत्र होता है। जहां से हम तुल्यांकी भार निकालेंगे तो क्या कहेंगे, आप कहेंगे विलय की मात्रा गुना 1000 बटा नॉर्मलता गुना विलयन का आयतन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा इसी सूत्र के सहारे अगर हम लोग अपना आंसर लाने की कोशिश करें तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ऊपर में विलय की मात्रा है और विलय आपने अम्ल को माना है, अम्ल का भार कितना है 0.126 ग्राम। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कहेंगे कि विलय की मात्रा 0.126 हो जाएगा और साथ ही साथ गुना क्या हो जाएगा, तो सर जी 1000 हो जाएगा। अब बटा क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर नॉर्मलता अगुना विलयन का आयतन, नॉर्मलता कितना दिया हुआ है 0.1 और विलयन का आयतन कितना लेना है, तो आप कहेंगे सर 20 मिलीलीटर। ये लीजिए यहाँ पे हम गुना 20 कर दे रहे हैं। सॉल्व करेंगे तो आप क्या कहेंगे, ये पॉइंट हटाया जाए तो यहाँ से ये पॉइंट हटाने पर हमको 2 जीरो यहाँ पे डालना होगा और ये 2 जीरो और ये 2 जीरो इसके साथ कैंसिल हो गया, ये जीरो इसके साथ कैंसिल हो गया और आपका आ जाएगा 126/2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे जो हमारा अम्ल है उसका तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 63 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। तो आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जब भी आपसे किसी यौगिक का तुल्यांकी भार पूछा जाएगा तो सीधे फॉर्मूला लगाएंगे अनुभार बटा एन। एन क्या है, तो सर इसको वास्तव में एन फैक्टर बोला जाता है और किसी भी यौगिक पे जितना धन आवेश या ऋण आवेश रहता है वही उस यौगिक का क्या कहलाता है, एन फैक्टर कहलाता है। लेकिन अगर किसी विलयन के संबंध में तुल्यांकी भार पूछे तब आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। बस ये दोनों फॉर्मूला आप ध्यान में रखिएगा, आपका काम आसान हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि वह तापमान जिस पर ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेल्सियस का ध्वनि के वेग से 2 गुना होता है। ऑप्शन दिया हुआ है 819 डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन है 553.3 डिग्री सेल्सियस, तीसरा ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर?
आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि वह कौन सा तापमान है जिस पर ध्वनि का वेग जो 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है उसका दोगुना हो जाता है। आप कहेंगे सर ये बनेगा कैसे, हम लोगों को तो सिर्फ इतना मालूम है कि ताप बढ़ाने से ध्वनि का वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। तो मेरे मित्र यहाँ पे आप सबों को ध्यान में रखना होगा क्या कि किसी भी गैस में ध्वनि के वेग और तापमान के बीच संबंध होता है और उस संबंध को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो हम लोग सरल रूप में लिखते हैं कि v जो है वो √t के समानुपाती होता है। क्या लिखते हैं कि ध्वनि का जो वेग होता है वो √, टेम्परेचर के समानुपाती होता है। मेरे मित्र जब आप ये कह रहे हो कि गुरुजी ध्वनि के वेग और तापमान के बीच ये संबंध होता है v समानुपाती √t, तो हम लोग इसी को तो v1/v2 इक्वल्स टू √T1/T2 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और मेरे मित्र ध्यान देंगे कि जब आपको ये फार्मूला आपके माइंड में आ जाएगा तो आपसे ये क्वेश्चन भी आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन क्या करा जा रहा है, क्वेश्चन करा जा रहा है कि वह तापमान जिस पर ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेल्सियस का ध्वनि के वेग से दोगुना होता है, यानी कि आपका पहला टेम्परेचर यहाँ पे क्या होगा 0 डिग्री सेल्सियस और दूसरा आपको निकालना है। और अगर हम लोग ये मान लें कि 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग v है, तो आपका जो दूसरा तापमान होगा क्वेश्चन के अनुसार उस पर ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2v हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा देर के लिए लिख लेते हैं डाटा को कि T1 कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जब भी इस टाइप के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो हम लोग टेम्परेचर लेंगे वो किस में लेंगे, केल्विन में लेंगे। और 0 डिग्री सेल्सियस कितना के बराबर होता है, तो गुरुजी 273 केल्विन के बराबर होता है। तो T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 273 केल्विन हो जाएगा। साथ ही आपका इस टेम्परेचर पे ध्वनि का वेग हम लोग कितना मान लेते हैं, v मान लेते हैं। फिर क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि किस तापमान पर, यानी कि आपको T2 निकालना है और आपसे ये पूछा जा रहा है कि जब आपका तापमान T2 हो जाएगा तो उस वक्त ध्वनि का वेग v2 जो होगा वो 2v हो जाएगा। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये T2 का वैल्यू कितना होगा, ये चीज़ आपको बताना है। बताइए ना बनेगा, आसानी से बन जाएगा। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी इस फॉर्मूला में हम लोग v1 के जगह v रखेंगे, v2 के जगह 2v रखेंगे और T1/T2 कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सर, ध्यान देंगे यहाँ पे हम लोग v1 के जगह क्या ले लेते हैं, तो v2 के जगह 2v ले लेते हैं। v/2v इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो गुरुजी √T1 कितना है, तो सर केल्विन में लेने के लिए बोले हैं तो 273 लेंगे, अब बटा क्या हो जाएगा T2। ध्यान दीजिएगा कि ये भी और ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा इधर और ये क्या हो जाएगा आपका √273/T2। मेरे मित्र अगर इधर से हम लोग इस रूट साइन को इधर ले आए तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 273/T2। मेरे मित्र जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कहेंगे कि सर ये सॉल्व होकर के आएगा 1/4 और 273/T2। ध्यान दीजिएगा जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या कहेंगे कि गुरुजी T2 इक्वल टू हो जाएगा 273 गुना 4। जब आप यहाँ पे गुना करेंगे तो क्या कहेंगे कि 4 तिया 12 का यहाँ पे 2 हो जाएगा, आपके पास बचा कितना 1, 7 चौका 28, 1 29 और 4 दूना 8 2 10, यानी कि 1092 केल्विन पे जो आपका ध्वनि का वेग होगा वो 273 केल्विन तापमान का दोगुना हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि आपके क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें आपसे आंसर सेल्सियस में पूछा जा रहा है और आपने आंसर केल्विन में लाया है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो गुरुजी केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए इसमें से हम लोग 273 घटा लेंगे। तो 1092 में से 273 आप घटाएंगे तो क्या कहेंगे कि गुरुजी ये हो जाएगा हमारा 1092 में से जब 273 घटाएंगे ये हो जाएगा आपका 9 3 12 और साथ ही क्या होगा, तो गुरुजी 7 1 8 1 9 और 8 2 कितना हो जाएगा 10, यानी कि आपका जो सही आंसर होगा वो कितना होगा 819 डिग्री सेल्सियस होगा। और आपके इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा ही आसान सा सवाल ये आपसे पूछा जा रहा है कि एक बस विश्रामावस्था से चलना शुरू करती है और नियत त्वरण से एक पहाड़ी से उतरती है। यदि 10 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करती है तो इसका त्वरण क्या है
ऑप्शन दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और चौथा ऑप्शन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बताइए क्या होगा इसका आंसर। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि कोई बस विश्रामावस्था से चलना शुरू करती है, मतलब साफ है यहाँ पे जो आपका प्रारंभिक वेग होगा वो क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर विरामावस्था या फिर विश्रामावस्था से चलना शुरू करेगी, जाहिर सी बात है कि वो 0 से स्टार्ट करेगा चलना, तो इसीलिए यहाँ पे प्रारंभिक वेग कितना होगा, 0 हो जाएगा। फिर क्या कहा जा रहा है, फिर कहा जा रहा है कि और नियत त्वरण से एक पहाड़ी से उतरती है, और जो बस आपका चल रहा है वो नियत त्वरण से किसी पहाड़ से उतर रहा है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि यदि 10 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करती है तो इसका त्वरण क्या होगा। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे टाइम जो है वो 10 सेकंड दे दिया गया है और साथ ही साथ दूरी यानी कि s कितना कवर किया जा रहा है, 200 मीटर, और हमसे पूछा जा रहा है a इक्वल टू व्हाट। और आपने पीछे के सेशन में बताया है अच्छे से कि अगर प्रारंभिक वेग 0 हो तो तय की गई दूरी s जो होती है वो किसके बराबर होती है, हाफ AT स्क्वायर के बराबर होती है। अगर आपका प्रारंभिक वेग 0 हो तो तय की गई दूरी s जो होती है वो किसके बराबर होती है, हाफ AT स्क्वायर के बराबर होती है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपके क्वेश्चन में तय की गई दूरी कितना है, 200 मीटर, हाफ, और a तो आपको निकालना ही है, t आपका कितना है, तो गुरुजी 10 सेकेंड, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 10 गुना 10, ये क्या हो जाएगा 2 5 6 10, और 200 इक्वल टू क्या होगा, तो सर 50 है, और 50 100 का कितना हो जाएगा, तो गुरुजी 200, a इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि किसी ग्रह के त्रिज्या r की कक्षा में परिक्रमा अवधि t है, त्रिज्या 4r की कक्षा में परिक्रमा अवधि क्या होगी। ऑप्शन दिया हुआ है 2 इंटू रूट अंडर 2t, दूसरा ऑप्शन है 8t, तीसरा ऑप्शन है 4t और चौथा ऑप्शन है 2t। क्या होगा इसका आंसर। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि किसी ग्रह के त्रिज्या r की कक्षा में परिक्रमा अवधि t है, यानी कि कोई ग्रह है जो अपने कक्षा में सूर्य के चारों ओर घूम रहा है, तो उस ग्रह की जो आपका कक्षीय त्रिज्या है जब r होती है तब उसका परिक्रमण काल t हो जाता है। फिर कहा जा रहा है कि अगर कक्षा की त्रिज्या को बढ़ा दिया जाए यानी कि 4r कर दिया जाए तब उस ग्रह की जो परिक्रमण काल होगी वो कितना होगा। तो आप सभी यहाँ पे केपलर्स के तीसरे नियम से टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द r क्यूब, ये रिलेशन याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे कि t यहाँ पे क्या है आपका, तो गुरुजी ये जो t है ये टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, परिभ्रमण काल कहते हैं। क्या कहते हैं, परिभ्रमण काल कहते हैं। किसी भी ग्रह को अपने कक्षा में एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगता है उसी को क्या बोला जाता है, परिभ्रमण काल या फिर परिक्रमण काल, जिसको t से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये r क्या है, तो गुरुजी ये r जो है वो सूर्य से ग्रह की औसत दूरी है, सूर्य से ग्रह की औसत दूरी है, जिसको हम लोग त्रिज्या के रूप में समझते हैं। और जब भी कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर अपने कक्षा में चक्कर लगाता है तब उसका जो परिभ्रमण काल होता है यानी कि जो टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन होता है उसका जो स्क्वायर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, r क्यूब के। और r क्यूब क्या है, तो गुरुजी सूर्य से ग्रह की औसत दूरी है, या फिर इसको हम लोग औसत त्रिज्या भी बोलते हैं, लेकिन ज़्यादा सटीक औसत दूरी ही रहेगा, तो आप औसत दूरी ही समझेंगे। आप कहेंगे सर क्वेश्चन कैसे बनेगा। भाई मेरे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। जब आप ये कह रहे हो कि गुरुजी केपलर के तीसरे नियम से जब हम ये कह रहे हैं कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द r क्यूब, देन हम ये भी तो कह सकते हैं कि t1 बटा t2 का स्क्वायर इक्वल टू r1 बटा r2 का क्यूब हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। जब आप यहाँ पे ये लिख रहे हो कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द r क्यूब, तो अगर हम ये रिलेशन लिख रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि यहाँ से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपके क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि अगर त्रिज्या r होती है, त्रिज्या कितनी होती है, r होती है, तो परिभ्रमण काल कितना होता है, t। और अगर त्रिज्या 4r कर दिया जाए तो आपका जो परिभ्रमण काल है जिसको हम लोग यहाँ पे t नोट मान लेते हैं वो कितना होगा। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग पहला त्रिज्या r को माने
और पहला परिभ्रमण काल t को माने तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, t1 के जगह t लिख सकते हैं, t1 के जगह क्या लिख सकते हैं, t लिख सकते हैं। और t2 के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो गुरुजी t2 के जगह हम लोग t नोट लिख सकते हैं। और साथ ही इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे और साथ ही क्या करेंगे, तो सर यहाँ पे इक्वल्स में हम लोग r1/r2 लिखे हैं। तो पहला आपका त्रिज्या कितना है, r, दूसरा आपका क्या है, तो गुरुजी 4r, तो यहाँ पे आपका 4r का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्या कहेंगे कि गुरुजी ये हो जाएगा t² और यहाँ पे इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, r³ 4r का जब आप क्यूब करेंगे तो क्या कहेंगे सर ये 64r³ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 64r³। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि ये r³ और ये r³ आपका क्या हो जाएगा, तो सर कैंसिल हो जाएगा। अब आपका क्या बच जाता है, तो गुरुजी बच जाता है 1/64। ध्यान दीजिएगा कि क्या हम इसको t² यहाँ पे क्या है आपका t0 का स्क्वायर इक्वल टू 1/64 लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। ध्यान देंगे अगर हम लोग इसको सॉल्व करना चाहें तो क्या कहेंगे कि गुरुजी ये हो जाएगा t² × 64 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि गुरुजी ये t0 का स्क्वायर हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ये इधर स्क्वायर है, तो अगर हम इधर से स्क्वायर हटाना चाहें तो इधर क्या होगा, आप कहेंगे सर रूट अंडर में आ जाएगा। मेरे मित्र ध्यान देंगे क्या हम लोग इधर रूट अंडर में ये जो t² है इसको हम लोग t × t लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। ये जो 64 है इसको हम लोग 8 × 8 लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। और इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप कहेंगे गुरुजी t0 हो जाएगा। और आपको क्या मालूम करना था कि t0 क्या होगा, यानी कि कितना समय लगेगा। मेरे मित्र आप कहेंगे कि सर जब ये स्क्वायर में है और 2 के पेयर में है तो एगो 8 निकाल लीजिए और एगो t निकाल लीजिए। अब आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी 8t हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8t। तो सही ऑप्शन क्या होगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि किसी भी ग्रह का जो परिभ्रमण काल होता है वो क्या होता है, तो t² समानुपाती r³ होता है, जहाँ पे r क्या है, तो सूर्य से ग्रह की औसत दूरी है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य से। बताइए ना बनेगा, आसानी से बन जाएगा। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कोई भी कुली अगर किसी सामान को उठा करके क्षैतिज तल में चल रहा होता है, कोई भी कुली किसी सामान को उठा करके क्षैतिज तल में चल रहा होता है, तब जो उसके द्वारा किया गया कार्य होता है वो 0 होता है। आप कहेंगे 0 क्यों हो जाता है, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कुली जो है वो 500 न्यूटन का भार उठा करके 100 मीटर की दूरी तय कर रहा है। तो मेरे मित्र जब कोई कुली 500 न्यूटन का भार उठाएगा तो वो अपने हाथ से उस भार के बराबर बल लगाएगा। कहाँ लगाएगा, तो सर ऊपर की ओर लगाएगा। और वो चलेगा कहाँ, तो सर क्षैतिज तल में चलेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आप फिगर के माध्यम से समझना चाहें तो क्या कहेंगे कि सर क्वेश्चन के अनुसार अगर कुली के सर पे 500 न्यूटन का भार है तो जाहिर सी बात है कि ये क्या करेगा, तो सर भार को बैलेंस करने के लिए कुली भी भार के बराबर बल क्या करेगा, ऊपर की ओर लगाएगा। तो सर बल ऊपर की ओर लग रहा है, जबकि कुली के द्वारा क्षैतिज में 100 मीटर की डिस्टेंस को कवर किया जा रहा है। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सर बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा होता है, जिस वजह से हम लोग क्या कहते हैं कि सर इसके द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो आप बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर कुली क्षैतिज दिशा में चले, अगर कुली क्षैतिज या समतल में चले, तब जो कार्य होगा वो क्या होगा, 0। और अगर कुली भार उठा करके सीढ़ी पे चढ़ रहा है, अगर कुली भार उठा करके सीढ़ी पर चढ़ रहा है, सीढ़ी पर चढ़ रहा है, तो किया गया कार्य धनात्मक, किया गया कार्य क्या होगा, धनात्मक। और अगर कुली भार उठाकर सीढ़ी से नीचे आ रहा है, सीढ़ी से नीचे आ रहा है, तब जो किया गया कार्य होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा।
तो आप ये 3 चीज़ भी ध्यान में रखिएगा। इन सब टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पेन पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि फास्फोरस और सिलिकॉन के संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या क्रमशः, ऑप्शन दिया हुआ है 3 और 4, दूसरा ऑप्शन है 5 और 4, तीसरा ऑप्शन है 4 और 4 और चौथा ऑप्शन है 4 और 5। बताइए, नहीं बनेगा? आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन करा जा रहा है कि फास्फोरस और सिलिकॉन में संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि संयोजक इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और साथ ही इसी को हम लोग क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। और ये होता क्या है, तो आप सभी याद रखना कि परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? तो गुरुजी संयोजक इलेक्ट्रॉन कहलाता है। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2, 8, 5। आप बताइए कि फास्फोरस के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित है? सर 5 है। तो जो फास्फोरस है इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 5। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14, 2, 8, 4। तो आप बताइए कि सिलिकॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? आप कहेंगे बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो सर ये कितना हो जाएगा? 4। जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फास्फोरस और सिलिकॉन में संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, आप कहेंगे 5 और 4 होगी। तो आप बताइए सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान देंगे, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता कि फास्फोरस और सिलिकॉन की संयोजकता कितनी होगी, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि फास्फोरस की संयोजकता 3 होगी, जबकि सिलिकॉन की संयोजकता कितनी होगी? 4 होगी। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि 12 वोल्ट बैटरी में 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम और 12 ओम के प्रतिरोध श्रृंखला में एक साथ जुड़े हैं। 0.3 ओम के प्रतिरोध के माध्यम से कितनी धारा प्रवाहित होगी? ऑप्शन दिया हुआ है 0.795 एम्पियर, दूसरा ऑप्शन है 0.895 एम्पियर, तीसरा ऑप्शन है 0.798 एम्पियर, चौथा ऑप्शन है 0.879 एम्पियर। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि 12 वोल्ट बैटरी के साथ कोई आपका 5-6 प्रतिरोध है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो श्रृंखला में जुटा हुआ है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि 0.3 ओम का जो प्रतिरोध है इससे कितनी धारा बहेगी। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि आपके क्वेश्चन में टोटल प्रतिरोध कितना है। तो सर अगर R1 0.2 को माना जाए तो R2 क्या हो जाएगा हमारा? आप कहेंगे 0.3। इस तरह से R3 क्या होगा? 0.4 और फिर आपका R4 क्या होगा? 0.5 और R5 कितना होगा? तो गुरुजी 12 ओम दिया हुआ है। यानी कि आपके क्वेश्चन में टोटल 5 प्रतिरोध हैं और ये पांचों प्रतिरोध श्रृंखला में यानी कि सीरीज में जुटे हुए हैं और इन सभी को 12 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट किया जा रहा है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो आपका 0.3 ओम का प्रतिरोध है इससे कितना विद्युत धारा बहेगी। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग प्रतिरोध को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, यानी कि अगर हम लोग प्रतिरोध को श्रृंखला में जोड़ते हैं तो सभी प्रतिरोध से क्या होती है? तो धारा समान बहती है। सभी प्रतिरोध से धारा समान बहती है, जबकि विभवांतर क्या होता है? अलग अलग होता है। विभवांतर क्या होता है? अलग अलग होता है। और इसी कंसेप्ट पे आपका इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। क्या ध्यान में रखेंगे कि अगर प्रतिरोध को सीरीज में जोड़ा जाता है तो सभी प्रतिरोध से समान धारा बहती है, जबकि सभी प्रतिरोध का विभवांतर क्या होता है? अलग अलग होता है। मेरे मित्र आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इन सभी प्रतिरोध को श्रृंखला में जोड़ा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि सभी प्रतिरोध से एक ही धारा बहेगी और जब सभी प्रतिरोध से एक ही धारा बहेगी तो उतना ही धारा किससे बह रही होगी? तो गुरुजी 0.3 ओम के प्रतिरोध से बह रही होगी और यही चीज़ आपको बताना है। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे क्वेश्चन में जो विभवांतर है वो कितना है? 12 वोल्ट है और यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन सभी को श्रृंखला क्रम में जोड़ा जा रहा है। तो और हम लोग प्रतिरोध को अगर श्रृंखला क्रम में जोड़ते हैं तो क्या कहते हैं? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस जय वो प्रतिरोध रहता है सर, सबको जोड़ देते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस क्या हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा
और साथ ही प्लस क्या होगा 12 होगा। जब आप इसको जोड़ेंगे तो क्या कहेंगे, तो गुरुजी 2 3 2 5 4 9 5 14, यानी कि ये हो जाएगा आपका 1.4 और साथ ही 12, तो ये हो जाएगा 13.4, यानी कि टोटल प्रतिरोध आपका कितना आ गया 13.4। आपको क्या निकालना है, तो सर आई निकालना है। आप क्या कहेंगे कि आई इक्वल टू होता है सर V/R। विभवांतर टोटल कितना है 12 और प्रतिरोध आपने टोटल कितना निकाला 13/4। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 0.895 के समथिंग आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपका सभी प्रतिरोध श्रृंखला में जुटा रहेगा, तब जो इसमें से प्रवाहित धारा होगी वो कितना एम्पियर 0.895 एम्पियर। आप क्या कह रहे हैं कि अगर सीरीज में सभी प्रतिरोध होंगे तो सभी प्रतिरोध से एक ही धारा बहेगी। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि 0.3 ओम प्रतिरोध से कितना धारा बहेगी, आप कहेंगे सर इतना ही धारा बहेगी। तो आप बताइए सही आंसर क्या होगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि क्यूपरस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता क्या होती है। ऑप्शन दिया हुआ है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 4। मेरे मित्र आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्यूपरस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता क्या होती है। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो आपका कॉपर है ये वेरिएबल वैलेंसी को शो करता है और इसकी संयोजकता हम लोग 1 भी लेते हैं और क्या लेते हैं 2 लेते हैं। और मैंने आपको किसी सेशन में बताया है कि किसी भी तत्व का अगर संयोजकता ज़्यादा होता है तो उसके साथ हम लोग इक लगाते हैं, और अगर किसी तत्व का संयोजकता कम होता है तो उसके साथ हम लोग अस लगाते हैं। यानी कि कॉपर के एक संयोजकता वाले यौगिक की बात करेंगे तो उसके साथ क्या लगा हुआ रहेगा, अस लगा हुआ रहेगा। और अगर 2 संयोजकता वाले यौगिक की बात करेंगे तो उसके साथ क्या लगा हुआ रहेगा, इक लगा हुआ रहेगा। और कॉपर की संयोजकता कितनी होती है, तो सर या तो 1 लेंगे या फिर क्या लेंगे 2 लेंगे। क्वेश्चन क्या करा जा रहा है, क्वेश्चन करा जा रहा है कि क्यूपरस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता क्या होती है। आपसे क्या कहा जा रहा है कि क्यूपरस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता क्या होती है। आप सभी क्या कहेंगे कि सर अभी जस्ट आपने बताया कि कम संयोजकता के साथ अस लगा हुआ रहता है और ज्यादा संयोजकता के साथ इक लगा हुआ रहता है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्यूपरस, यानी कि यहाँ पे जो कॉपर की संयोजकता होगी वो कितनी होगी। आप कहेंगे 1। सही आंसर सर ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बड़ा ही हलवा सा सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि ब्रह्मांड में किन्हीं 2 निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण डैश पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन दिया हुआ है उनके बीच की दूरी, उनके द्रव्यमानों की गुणनफल, गुरुत्वीय स्थिरांक, और चौथा ऑप्शन है उनके द्रव्यमानों के योग। मेरे मित्र मैंने आपको इस क्वेश्चन से संबंधित इतना कंसेप्ट बताया है कि मेरे ख्याल से आप इस क्वेश्चन का सही आंसर आसानी से दे सकते हैं। और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आप सभी नीचे कमेंट करके जरूर बताना, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि एक गोली को 196 मीटर पर सेकंड के वेग से सीधे ऊपर की ओर दागा जाता है तो बंदूक की गोली कितनी अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचेगी। बताइए नहीं बनेगा, आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक गोली को 196 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर दागा जाता है, तो आपको ये बताना है कि गोली कितना मैक्सिमम हाइट को कवर करेगी। आप क्या कहेंगे कि सर गोली को 196 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर दागा ही जाता है तो प्रारंभिक वेग तो 196 मीटर पर सेकंड हो गया, और जब ये ऊपर जाएगा और महत्तम ऊंचाई को कवर करेगा तो वहाँ पे इसका वेग क्या हो जाएगा 0। तो अंतिम वेग कितना होगा, तो सर 0 हो जाएगा। और साथ ही आपके क्वेश्चन में जी का वैल्यू नहीं दिया गया है, हम लोग जी इक्वल टू कितना लेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमको क्या बताना है कि महत्तम ऊंचाई क्या होगी। और आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी हम सबों ने पीछे के सेशन में पढ़ा है कि वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है यू स्क्वायर माइनस 2GH। जब वस्तु ऊपर की ओर जा रहा होता है तब हम लोग वी स्क्वायर इक्वल टू क्या पढ़ते हैं यू स्क्वायर माइनस 2GH। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपका v क्या है अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, g गुरुत्वीय त्वरण, h आपको निकालना ही है। v आपका कितना है तो सर 0 का स्क्वायर, u कितना है तो सर 196 का स्क्वायर, 2 इंटू क्या हो जाएगा 9.8, h तो सर हमको निकालना ही है। ध्यान देंगे सर कि ये आपका 0 का स्क्वायर है तो सर इससे आपको कुछ फर्क होने वाला है नहीं। ये आपका 196 का स्क्वायर है, इधर लाएंगे तो आप क्या कहेंगे कि सर ये माइनस 196 का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर क्या होगा -2 इंटू 9.8 इंटू एच। ये माइनस कैंसिल हो गया सर,
और जब आप h निकालेंगे तो क्या कहेंगे कि सर ये 196 स्क्वायर है, मतलब 196 गुना 196 लिख दीजिए। अब बटा तो सर 2 गुना 9.8 लिख दीजिए। ध्यान दीजिएगा, जब आप यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो आप क्या कहेंगे, सर ऊपर में एक जीरो डाल दीजिए। और साथ ही जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कहेंगे, सर ये हो जाएगा 98 दूना 8 दूना 16, 9 दूना 18, 19, 196। और साथ ही साथ सर ये भी तो हमारा कट जाएगा, कैसे सर, तो 98 दूना 196 और साथ में क्या आ जाएगा, तो सर एगो जीरो आ जाएगा, यानी कि 980 गुना 2 कितना होगा, आप कहेंगे सर 2 जीरो हो जाएगा, 8 दूना 16 और 9 दूना 18, 1 19, यानी कि महत्तम ऊंचाई 1960 मीटर हो जाएगा। और आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे मित्र उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब इस टाइप का प्रश्न अगर आपको दोबारा दे दिया जाए तो आप उसका जवाब भी आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।